हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी 2024 या यूपीपीसीएस 2024 या अदर स्टेट के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मंथली मैगजीन आपके लिए बेहद हेल्पफुल होती है, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विजन आईएएस की करंट अफेयर्स, जो कि जून 2023 की इस बार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में मई 2023 की लगभग 13 से 14 क्लास में पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स को कर दिया है। 1 से 2 टॉपिक और बचे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, हिंदी मीडियम में विजन आईएएस की बहुत ही गिनी चुनी 1-2 लोग ही पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ाने का बेहतर तरीका उनको नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं आपसे दावा करता हूं कि आप अगर उनसे कंपैरिजन करेंगे तो हमारे चैनल पे क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको बेहतर रणनीति के साथ बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक को आप प्रीलिम्स में देख सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए, कैसे प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इन सभी चीज़ों पे हम लोग विस्तार से डिस्कस भी करते हैं। और अगर आप लोग यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन भी चलाया जा रहा है पीडीएफ में, आप लोग उसे भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट उसकी बना दी गई है। इंडियन ज्योग्राफी हम लोगों ने सबसे पहले शुरू की है और टॉपर्स के नोट्स भी, जो कि आरओ और यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसकी भी क्लासेस रेगुलर आती रहती हैं बीच बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम लोगों ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस इसके सेगमेंट को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ये सेगमेंट हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है पूरा। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, वो रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत और यूएसए संबंध को। और इसके अंतर्गत हम लोग डिफेंस और स्पेस और डिजिटल, इन तीनों स्तर पे जो है कि हम रिलेशनशिप को देखेंगे और साथ ही साथ हम इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप को भी कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 4 टॉपिक जो मेजर टॉपिक होते हैं इसको कवर करेंगे और फिर उसकी अगली क्लास में हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट्स को भी कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम 3 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, फिर इसके बाद शुरू करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, भारत यूएसए संबंध पे। तो ये रहा हमारा भारत यूएसए संबंध। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस आपको 3 से 4 बजे के बीच में मिल जाती है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी फ्री में पीडीएफ दे दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को और वहाँ आपको ये पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए, हमारा टॉपिक है कि भारत और यूएसए की जो संबंध है इस पे हम लोग जरा नज़र दौड़ाएं कि आखिर क्या है इंडिया यूएस रिलेशन और क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जून में संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए थे। अब ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर जो है कि मोदी जी जाते रहते हैं। अगर देखें पिछले 9 साल के कार्यकाल में, लगभग 9 साल में जो है कि मोदी जी अमेरिका की लगभग 8 बार यात्रा कर चुके हैं। लेकिन ये जो जून की यात्रा थी ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से यूपीएससी 2023 या 24 में जरूर प्रश्न बन सकता है। मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है, देखिए टॉपिक पर क्यों बन सकता है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। तो आइए इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की टोटल 31वीं यात्रा थी। मतलब जब से भारत आज़ाद हुआ है 1947 से या 1951 से, जब से राजकीय यात्राएं वगैरह होने लगी आधिकारिक तौर पे, तो प्रधानमंत्री अब तक 31 बार अमेरिकी यात्रा कर चुके हैं। चाहे उसमें जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, मनमोहन सिंह हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों या आई के गुजराल या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सबको जोड़ लिया जाए तो 31वीं यात्रा हो चुकी थी। लेकिन ये आधिकारिक रूप से तीसरी राजकीय यात्रा थी। अब आपका प्रश्न आएगा कि सर ये राजकीय यात्रा क्या थी। तो तीसरी राजकीय यात्रा तो 2023 में की गई, मोदी जी के द्वारा की गई है। और इससे पहले 2 और राजकीय यात्रा की जा चुकी थी 1969 में, जिसमें इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर के रूप में थी, और 2009 में जब आपके ये डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में थे। तो ऐसी क्या खास बात है कि तीसरी राजकीय यात्रा नरेंद्र मोदी जी को मिली। तो देखिए, राजकीय यात्रा उसे हम कहते हैं जब यूएस का प्रेसिडेंट अपने 4 साल के कार्यकाल में, दोस्तों 4 साल के कार्यकाल में, उस पूरे कार्यकाल में किसी भी एक देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या राजा को या सर्वोच्च नागरिक को यानी सर्वोच्च अधिकारी को जब अपने यहाँ स्टेट डिनर के लिए बुलाता है। स्टेट डिनर का मतलब होता है कि राजकीय यात्रा के लिए वो आमंत्रित किया गया है और वहाँ पे पूरे तोपों की सलामी देना, उनको पारंपरिक वेशभूषा में रखना और उनकी जो है कि स्वागत करना, हर एक कल्चर को अपनाते हैं अमेरिकन जो है कि इस समय। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टेट डिनर अर्थात राजकीय यात्रा। और इससे पहले भारत को 1969 में और 2009 में यह उपलब्धि प्राप्त हुई थी। तो वर्तमान में जो बाइडेन साहब
राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और उनका जो 4 साल का कार्यकाल होगा उसमें वो केवल एक बार किसी भी प्रधानमंत्री को बुला सकते थे, तो या राजा को या महाराजा को या राष्ट्रपति को। तो उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री का चयन किया इस मामले में कि मैं इस पूरे एक कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको स्टेट डिनर के लिए बुलाना चाहता हूँ। तो ये हमारे लिए काफ़ी गौरवान्वित बात है कि इससे ये पता चलता है कि अगर आप किसी ऐसे दोस्त का, अगर आपके पास विकल्प दिया जाए कि 4 साल में आपको किसी एक ऐसे दोस्त को बुलाना है जो आपके लिए बेहद खास है, 4 साल में एक ही बार मौका है, तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि अपने सबसे बेस्ट और सबसे करीबी दोस्त को बुलाओगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत मजबूत हो रहे हैं। जो बाइडन और नरेंद्र मोदी जी दोनों ही लोग भारत और अमेरिकी संबंध को सुधारने में काफ़ी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, और देखते हैं कि जो यात्रा हुई तो उसके क्या परिणाम हुए। नो डाउट वहाँ मोदी जी घूमने तो गए नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक समझौते भी होंगे, कहीं ना कहीं 2 देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते होंगे। तो सबसे पहले हमने व्यापार में एक समझौता किया कि इंटर एजेंसी के नेतृत्व में एक रणनीतिक व्यापार वार्ता शुरू की जाएगी, जिससे प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाया जाएगा। दोनों देशों के बीच में जो टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है हम अमेरिका को क्या दे पाएंगे टेक्नोलॉजी के मामले में, भाई अमेरिका हमसे ज़्यादा एडवांस देश है, ज़्यादा जो है कि टेक्नोलॉजी में एडवांस है, तो उसी से तो हमें टेक्नोलॉजी लेनी है। तो व्यापार के रूप में इस पर समझौता हो रहा है कि भाई हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो हमें अमेरिका टेक्नोलॉजी दे। दूसरा सेमीकंडक्टर, मैंने बताया था पिछले करंट अफेयर्स की क्लास में, या जब पीसीएस की तैयारी कर रहे थे 2023 के प्रीलिम्स के, तो मैंने बताया था कि भारत में सबसे पहले सेमीकंडक्टर पॉलिसी के रूप में गुजरात विधानसभा के द्वारा सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई गई थी, और साथ ही साथ गुजरात में ही एक बड़ी सी यूनिट लगाई जा रही है जिससे वहाँ पे सेमीकंडक्टर के निर्माण किए जाएंगे। तो इसके लिए भी सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित जो इनोवेशन साझेदारी है उससे रिलेटेड एक समझौता किया गया। तो सेमीकंडक्टर आपको ध्यान रखना है। वहीं कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम 6G लॉन्च करने वाले हैं कुछ समय बाद। 5G ट्रायल बेसिस हो चुका है, 5G जो है कि लगभग पुराना हो रहा है, अब हम 6G की तरफ बढ़ रहे हैं, 6th जनरेशन की तरफ। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जून में अमेरिका से एक समझौता कर चुके थे कि कहीं ना कहीं उसके सहयोग से हम भारत में जल्दी ही 6G को लॉन्च करेंगे। तो ये अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भारत 6G यानी और यूएस नेक्स्ट जी अलायंस के सह नेतृत्व में एक निजी संयुक्त टास्क फोर्स का गठन भी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ओपन रैन सिस्टम का विकास करना होगा। और ओपन रैन सिस्टम क्या होता है दोस्तों? तो ये अलग अलग जो वेंडर्स होते हैं उनके द्वारा प्रदान किए गए सेलुलर नेटवर्क उपकरणों के बीच एक अंतर संचालन को सुलभ बनाती है। अब सेलुलर नेटवर्क की बात करें तो जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, यूनिनॉर हो गया, डोकोमो हो गए, BSNL हो गए, तो जो अलग अलग कंपनियां हैं जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं, इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा जिससे वो 6G को ईजिली भारत में लॉन्च किया जा सके। और धीरे धीरे अगर हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, सुपर कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसी में एक क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम कंप्यूटर की एक टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के द्वारा क्वांटम प्रौद्योगिकी को भी फोकस किया गया कि इंडो यूएस क्वांटम समन्वय तंत्र की भी स्थापना की गई, यानी किसी भी तरीके से हमें क्वांटम की भी टेक्नोलॉजी यूएस से लेनी है तो इसमें भारत और यूएस दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंतर्गत एक व्यापक क्वांटम सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी समझौते को संपन्न किया गया। और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच भारत अमेरिका विज्ञान प्रौद्योगिकी एंडोनमेंट फंड का शुभारंभ भी किया गया कि इसके लिए जो फंड दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं क्वांटम टेक्नोलॉजी में यूज किया जाएगा, जिससे भारत AI और साथ ही साथ क्वांटम का डेवलपमेंट कर सकेगा आराम से भारत। तो ये भारत के लिए कुछ काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे समझौते। और वहीं अगर हम आगे देखते हैं अनुसंधान और नवाचार, तो भाई जो रिसर्च है या इनोवेशन है इसमें भी क्या किया गया है, तो इसमें भी स्पेशली इनोवेशन हैंडशेक नामक एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत क्या होगा कि जो उभरती हुई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पहल है इसका समर्थन किया गया है। और इसकी शुरुआत ICET की शुरुआत 2023 में कर दी गई थी, जिसमें दोनों देशों की कंपनियां और जो इंस्टीट्यूशनल जो एकेडमिक संस्थान होंगे एकेडमिक, वो डिफेंस सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में क्या करेंगी, आपस में साझेदारी को सशक्त बनाएंगी। तो कहने का मतलब हो गया कि जो कंपनियां होंगी वो एकेडमिक लेवल पर, डिफेंस लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर आपस में एक दूसरे के सहयोग को मजबूत करेंगी। और प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ICET ये क्या है।
या किस देश के साथ ये समझौता किया गया, तो इनोवेशन हैंडशेक के अंतर्गत आएगा। और अगर हम भारत में बात करें तो ICET का नेतृत्व भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और US नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। तो इसका नेतृत्व दोनों देशों की जो कि हाई कमांड सिक्योरिटी जो सचिवालय होते हैं उसी के द्वारा इसको ऑपरेट भी किया जाता है। और क्या समझौते हुए, जैसे स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी भी हुई कि अमेरिका भारत नई और उभरती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी एक्शन प्लेटफॉर्म को शुरू कर रहे हैं। मतलब कि जो नई नई टेक्नोलॉजी उभर रही है नवीकरणीय ऊर्जा की, उसके लिए दोनों लोग मिलकर जो है कि एक सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, अपतटीय हो गया, तटवर्ती हो गया, विंड एनर्जी हो गई, इन सभी के माध्यम से हम जो पारंपरिक जो ईंधन होते हैं, स्रोत होते हैं ऊर्जा के, उन पर निर्भरता को कम करेंगे और साथ ही साथ प्राकृतिक या पर्यावरण के अनुकूल जो ईंधन होते हैं उनकी ओर हम बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी को। साथ ही साथ US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने में सहायता करेगी, क्योंकि भारतीय रेलवे का ये टारगेट है 2030 तक हम पूरी तरीके से अपनी रेलवे को विद्युतीकरण पे शिफ्ट कर देंगे, और या यूँ कहें कि नेट जीरो कार्बन एमिशन, हम कोई भी कार्बन का एमिशन नहीं करेंगे। और इसी के साथ अगर हम देखें तो क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति श्रृंखला, क्रिटिकल का मतलब होता है कुछ ऐसे संसाधन, कुछ ऐसे खनिज जो भारत में या तो उपलब्ध नहीं है या अगर उपलब्ध है तो बहुत सीमित मात्रा में। तो ऐसे में भारत क्या हो गया, खनिज सुरक्षा साझेदारी MSP का एक नया सदस्य बन गया, ताकि जरूरत पड़ने पे उसे कुछ जरूरी खनिज प्राप्त हो सके। वहीं शिक्षा में सहयोग करने की बात की गई है। शिक्षा में सहयोग करने के साथ साथ वीज़ा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहता है भारत और अमेरिका के बीच में। जैसे स्पेशली अमेरिका ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2024 में H1 वीज़ा और L वीज़ा धारकों के जो समूह के लिए भी घरेलू स्तर पर वीज़ा का नवीकरण किया जाएगा। तो ये एक फोकस किया गया है। वहीं वाणिज्य दूतावास, ये आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं। अमेरिका क्या करेगा, भारत के बंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, जबकि भारत भी अमेरिका के सिएटल में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास का संचालन करेगा और शीघ्र ही अमेरिका में 2 और वाणिज्य दूतावास खोलेगा। तो अभी तो जो है कि सिएटल में खोलेगा और भारत बंगलुरु और अहमदाबाद में भी खोलेगा। ठीक है, अब आगे एक हमारा टॉपिक आ रहा है इसी के अंतर्गत डिफेंस रिलेशन। लेकिन हम इसको पढ़ने से पहले, उस टॉपिक पर आने से पहले हम भारत और अमेरिका के मध्य जो संबंध है उस पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। जैसे व्यापारिक स्तर पर डालें तो लगभग आप देखोगे दोनों देशों के बीच में 22-23 में काफ़ी अधिक व्यापार हुआ। मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको दिख सके आराम से, और देखेंगे कि 21-22 की तुलना में लगभग 7.65 की वृद्धि हुई। सबसे बड़ा निर्यात करने के लिए जो है कि USA भारत का सबसे बड़ा गंतव्य स्थान होता है, जबकि भारत सबसे अधिक आयात कहाँ से करता है, चाइना से करता है, और सबसे अधिक निर्यात किसे करता है भारत, तो अमेरिका से करता है। और डिफेंस सेक्टर में अगर हम देखें तो USA भारत का तीसरा आपूर्तिकर्ता देश है, क्योंकि सबसे अधिक डिफेंस के मामले में, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे बारूद हो, चाहे हथियार हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, इसके मामले में रसिया लगभग 45% योगदान करता है भारत को। सेकंड नंबर पे फ्रांस आता है 29% के साथ। फिर थर्ड नंबर पे USA आता है, जो हमें डिफेंस से रिलेटेड जो है कि हमें योगदान या आपूर्ति करता है। और वहीं $28 बिलियन के व्यापार के अधिशेष की स्थिति भारत के साथ बनी हुई थी। साथ ही कुछ और भी संबंध हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में देखे जाते हैं। जैसे 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा दिया अमेरिका ने। इसी के तहत इन्होंने लिमुआ किया 2016 में, कॉमकासा 2018 में किया, बेका 2020 में किया और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 में किया। तो इनके क्या होते हैं, PCS में कभी कभी मैचिंग करने के लिए भी आ जाते हैं प्रीलिम्स में। या आप भारत और अमेरिका के अगर सैन्य समझौते पे अगर कुछ फोकस करके आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप इनमें इसको लिख सकते हो, जैसे लिमुआ, कॉमकासा, बेका, सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ बहुपक्षीय या द्विपक्षीय स्तर पे भारत और अमेरिका के बीच में कुछ युद्धाभ्यास भी होते हैं, जो भारत और अमेरिका दोनों की ही रणनीतिक और रक्षा संबंधी क्या करती है, सहयोग करती है और उसकी मजबूती प्रदान करती है। जैसे ब्रज प्रहार हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, मालाबार रिम्पैक्ट, ये सब अलग अलग जो है कि कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो भारत की मिलिट्री को जो है कि मजबूत करती है और अमेरिका की भी। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि राजकीय यात्रा कितनी इंपॉर्टेंट रही है भारत की। और साथ ही साथ कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार होता है। तो स्पेशली जैसे क्रिटिकल खनिज को लेकर होता है, क्वांटम प्रौद्योगिकी, हेल्थ, एजुकेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी, आतंकवाद से निपटने के लिए, इंडो पैसिफिक जो एरिया है उसकी सुरक्षा के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन
असैन्य परमाणु सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा की साझेदारी, उभरती हुई क्रिटिकल चैलेंजेस जो प्रौद्योगिकियाँ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, एआई हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और व्यापार और अर्थव्यवस्था। तो इन सभी के आधार पे बहुत सारे जो है कि प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे भारत और यूएसए के बीच में रणनीतिक जो है कि साझेदारी हमें देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं इसी के अंतर्गत भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस रिलेशन कैसे हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जो देखा वो भारत और अमेरिका के जो बीच में समझौता देखा, यानी संबंध देखा, वो राजकीय यात्रा को ध्यान में रख के हमने कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। लेकिन अब हम एक सेक्टर वाइज डिफरेंट करके जो है कि अलग से स्टडी कर रहे हैं। जैसे अब हम इसमें पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि डिफेंस में क्या क्या रिलेशन है भारत और अमेरिका के बीच में। जैसे अगर हम बात करें तो भारत और अमेरिका ने रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। जैसे भारत में GE F414 जेट इंजन के सह उत्पादन के लिए भी एक समझौता हुआ है कि अब इसका जो प्रोडक्शन होगा वो भारत में भी जो है कि प्रोडक्शन होगा और अमेरिका में भी होगा। लेकिन क्या है, ये एक जेट इंजन है और ये किसके बीच में हो रहा है, तो जनरल इलेक्ट्रिक जो कि अमेरिका की कंपनी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसकी भारत की कंपनी है, तो इन दोनों के बीच में एक समझौता कर लिया गया है कि अब हम भारत में भी इसका प्रोडक्शन करेंगे। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि भारत जो है अमेरिका से लगभग 31 जो है कि मानव रहित हवाई विमान ले रहा है जो बहुत हल्के पावर के होंगे और इन्हें जनरल एटॉमिक ड्रोन के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हो ये हवाई वाहन हो गए या फिर ड्रोन हो गए जो कि भारत अमेरिका से ले रहा है। वहीं यूएस इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम की भी शुरुआत की गई है। इंडस का मतलब होता है IND से हो जाता है इंडिया और US से हो जाता है US। इन दोनों के बीच में डिफेंस को लेके भी एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को सुगम बनाया जाएगा और डिफेंस टेक्नोलॉजी के सह उत्पादन पे भी फोकस किया जाएगा। तो अब हम देखें कि भारत के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है। जब हम रसिया से हमें सारा सामान मिल ही रहा था या फ्रांस से, तो हम क्यों जो है कि अमेरिका की झोली में जाके गिर रहे हैं। तो डिपेंड करेगा कि बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा देगा, बहुत इंपॉर्टेंस होगी इसकी। जैसे भारतीय बेड़े को बढ़ावा मिलेगा, मतलब भारतीयों के पास जो है कि क्या हो जाएगा, स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान हो जाएंगे। GE का F414 इंजन का निर्माण कर रहे हैं मिलके। वहीं टेक्नोलॉजी का भी हस्तांतरण संभव हो पाएगा क्योंकि अभी तक केवल अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे कुछ ही देशों ने इस प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की है। लेकिन अब भारत भी इसमें महारत हासिल करेगा, लेकिन सहयोग किसका लेगा, अमेरिका का लेगा। भविष्य के स्वदेशी विकास में मदद मिलेगी जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अमेरिका जब हमें प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करेगा तो हम उस टेक्नोलॉजी में कुछ और इनोवेशन करके एक नई टेक्नोलॉजी बना पाएंगे, स्वदेशी रूप से डेवलप कर पाएंगे, तो हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ड्रोन संबंधी तकनीक की समझ विकसित होगी। और ड्रोन आपको पता है कि आजकल उत्तर प्रदेश में अभी बिजली विभाग के द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था और उस ड्रोन कैमरे में देखा जा रहा था कि किसने किसने चोरी कर रहे हैं बिजली की। जो आप देखते हो घरों में, गाँव में क्या करते हैं कि एक तार लगाते हैं और मेन खंबे के तार पे डाल देते हैं जिससे पूरी की पूरी लाइट आती है और मीटर में कोई लाइट नहीं आती है, उनका बिजली का बिल कुछ नहीं आता है। तो ड्रोन से जो है कि अधिकारी कैमरा लगा के और देख रहे थे कौन छत पे जो है कि अपने अपने छतों पे तार को हटा रहा है। बहुत सारी ऐसी वीडियो भी वायरल हुई होगी। तो ड्रोन एक छोटे से गैजेट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में या जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, घाटियाँ होती हैं, डिज़ास्टर जब आ जाती है तो ऐसे समय में हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ड्रोन की टेक्नोलॉजी जब हमें मिलेगी तो हम उससे हेल्प कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ड्रोन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होगी। स्थानीय रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जो हम भारत के स्तर पे डिफेंस से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है, चाहे उसमें छोटे मोटे पिस्तौल बन रही हो, बंदूक बन रही हो, हथियार बन रहे हो, कपड़े बन रहे हो, जूते बन रहे हो, डिफेंस सेक्टर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि यूपी में आप देखोगे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है डिफेंस के नाम से, जिसमें झांसी, चित्रकूट, महोबा, बांदा, इन सब रीजन को भी डेवलप करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अमेठी में जो AK-47 की एक जो यूनिट तैयार की गई जहाँ पे इसका निर्माण होगा, तो डिफेंस सेक्टर में भी हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में प्रमोशन मिलेगा और इससे लागत में कमी आएगी। क्योंकि जो अभी तक हम रसिया, इजराइल, फ्रांस से या अमेरिका से हथियारों का आयात करते हैं, उन हथियारों को हम क्या करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी मिलने के साथ अपने स्वदेशी स्तर पर निर्माण करेंगे। तो केवल रॉ मटेरियल की लागत लगेगी और रॉ मटेरियल की लागत कम होने की वजह से उन प्रोडक्ट की लागत भी कम हो जाएगी, जिससे हमारा GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम कल्याणकारी योजनाओं में यूज कर पाएंगे, अदर सेक्टर में हम उसका प्रयोग कर पाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें हमें डिफेंस सेक्टर में फ़ायदे देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमें रक्षा सहयोग में कुछ चुनौतियाँ भी देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका का संबंध बहुत ही खुशनुमा संबंध रहेगा, जैसे दो प्रेमी आपस में जब शुरू में मिलते हैं और शादी होने के बाद उनके संबंध में इतने तनाव आ जाते हैं कि एक समय था कि मैं तेरे बिना नहीं, तू मेरे बिना नहीं, और अब रहता है मैं तेरे बिना रह लूँगा। तो ये वाली जो स्थिति है ना, ऐसा नहीं है कि अमेरिका और भारत के संबंध राजकीय यात्रा होने की वजह से बहुत मधुर हो गए हों। कुछ ना कुछ चुनौतियां भी रहती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का प्रयास करता है, फिर उसके लिए चाहे वो अपने सनम से बेवफा भी कर ले। रसिया के साथ देखिए, भारत और रसिया का संबंध इतना मधुर था, लेकिन आज चाइना के प्रवेश करने से एससीओ के मामले में यूक्रेन पे रसिया के खिलाफ कुछ न बोलना, बहुत सारी चीज़ें जिससे रसिया और अमेरिका या भारत अमेरिका, भारत रसिया के संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है दोस्तों, यहाँ अपने देश का हित सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर चाहे किसी भी देश से हमें बेवफाई करनी हो या किसी भी देश के साथ हमें दोस्ती बढ़ानी हो। ये सब समय के साथ बदलता रहता है। 1990 से पहले अमेरिका भारत की दोस्ती बहुत ही जीरो लेवल पर थी। अमेरिका पाकिस्तान की दोस्ती चरम सीमा पे थी, और 1990 के बाद देखिए भारत और अमेरिका की दोस्ती चरम सीमा पे है और अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती बिल्कुल जीरो हो गई है। तो ये सब एक अलग टॉपिक है, हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं डिफेंस सेक्टर में कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो रूस के साथ संबंध जो भारत के, रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर जो है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जब यूक्रेन के साथ रूस का आक्रमण चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका हमसे उम्मीद कर रहा था कि हम रूस की आलोचना करें, क्योंकि यूक्रेन को पश्चिम एशियाई देश, पश्चिमी देशों का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, अमेरिका का समर्थन मिल रहा था। तो अमेरिका चाहता था कि इंडिया भी जो है कि रसिया के खिलाफ बोले कि भाई यूक्रेन पे हमला करना गलत है। लेकिन भारत ने यहाँ पे क्या किया, अपने आप को इन तटस्थ वाली भूमिका में रखा कि हम रसिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, ना यूक्रेन के खिलाफ बोलेंगे। तो ऐसे में अमेरिका को बुरा लगा कि आप यूक्रेन के खिलाफ नहीं हो रहे हो, ना रसिया के खिलाफ हो रहे हो। तो ये वाली चीज़ें हैं। वहीं गठबंधन में शामिल होने के संबंध में भारत करो, अभी हाल ही में मैंने मई के करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि भारत नाटो प्लस में शामिल होने के लिए अमेरिका का निमंत्रण आया हुआ है। ध्यान देना, नाटो नहीं है, नाटो प्लस। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी नैम की पॉलिसी के खिलाफ है। गुट निरपेक्षता की जो पॉलिसी 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा अपनाई गई थी और आगे लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपनाई गई है कि हम किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होंगे। तो नाटो एक सैनिक गुट है और इसमें अगर हम शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता जो है कि विच्छेदित हो जाएगी। आज नाटो के जो भी 30-31 देश हैं उस पर कहीं ना कहीं अमेरिका का ही प्रभुत्व चलता है। वो अपनी मनमर्जी से किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं कर पाते हैं। लेकिन भारत इस तरीके से अपनी रणनीतिक संप्रभुता को खो देगा, इसीलिए उसने अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अमेरिका के निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। ये वाली भी चुनौतियां हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात करेंगे तो अमेरिकी रक्षा कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकियों को भारत रक्षा कंपनियों के साथ साझा नहीं करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम भारत के साथ साझा करेंगे तो कल को यही भारत हमें आंख दिखाने लगेगा कि भाई सारी टेक्नोलॉजी हमने तुमसे ले ली और अब हम तुमसे ज़्यादा एडवांस हैं। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान का वित्त पोषण, अमेरिका अभी भी चोरी छिपे पाकिस्तान की सैन्य आवश्यकताओं को वित्त पोषित कर रहा है। हालांकि बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपने देखा होगा पाकिस्तान को F-16 के बेड़े की पूर्ति कर रहा है लगातार। F-16 जो कि एक लड़ाकू विमान है और ये अमेरिका की कंपनी बनाती है, तो पाकिस्तान के पास कैसे आ गया ये? इसका मतलब है कि अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है। और वहीं अमेरिका के रुख में असंगतता, मतलब लगातार जो है कि अमेरिका कभी चीन पाकिस्तान के पाले में हो जाता है, कभी जो है कि छोटे देशों के पाले में होता है, कभी भारत के खिलाफ हो जाएगा, कभी भारत के साथ रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों में ये लगातार अपने जो रुख है, इसका जो रुझान है वो बदलता रहता है। तो ये भी एक चैलेंजेस है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जब संबंधों में विच्छेद होता है फिर भी जो है कि हस्बैंड वाइफ अपने संबंधों को सुधारने के लिए कुछ नए नए रास्ते निकालते हैं। तो ऐसे ही हम भी अमेरिका और भारत के संबंधों को सुधारने के लिए कुछ नए रास्ते निकाल सकते हैं कि रूस और अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करना भारत के लिए बेहद ही जरूरी है कि अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखें। कि अगर हम कोई संबंध अमेरिका के साथ बना रहे हैं तो रूस उसे एंटी ना समझे, रूस अपने खिलाफ ना समझे, या अगर हम रूस के साथ कोई संबंध बना रहे हैं तो उसे अमेरिका अपने खिलाफ ना समझे।
आपको याद होगा 1950 में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत एक नवजात शिशु था एक तरीके से, और ऐसे में नाटो जैसे जो है कि गठबंधन बनाए जा चुके थे, और उधर जो है कि आपका वार्सा पैक्ट बन चुका था रूस की तरफ से। तो रूस कहता था या तो तुम मेरे खिलाफ हो नेहरू जी, या फिर मेरे साथ हो। अमेरिका कहता था नेहरू जी आप या तो मेरे साथ हो या तो मेरे खिलाफ हो। तो ऐसी स्थिति में भारत ने दोनों देशों के साथ संतुलित व्यवहार रखने का कोशिश की, और दोनों देशों से अपनी आवश्यकता अनुसार तकनीक, वित्त, प्रौद्योगिकी हर चीज़ को ग्रहण करते रहे। तो वही चीज़ हमें आज भी करनी होगी, और हमेशा करनी पड़ेगी कि रूस और अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करना पड़ेगा। फिर वहीं स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास करना, अपने जो स्वदेशी लेवल पर भी हमें जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करना होगा अधिक से अधिक, ताकि किसी भी महाशक्ति पर निर्भर ना होना पड़े। आप सोचिए रसिया पे हम लोग आज भी 45% निर्भर हैं, फ्रांस पे निर्भर होते हैं, यूएसए पे निर्भर होते हैं। तो हम अगर स्वदेशी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में निरंतर सहयोग करना, अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास करने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोका जा सकता है। लगातार वहाँ पे चीन की आक्रामकता बढ़ रही है, तो जो क्षेत्रीय शक्तियाँ, छोटी छोटी शक्तियाँ हैं, उनके साथ मिलकर हम चीन की आक्रामकता को भी रोक सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों डिफेंस के मामले में भारत और अमेरिका का संबंध। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये वाले पॉइंट को, जिसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अभी जेट इंजन का जो है कि समझौता किया गया सह उत्पादन का भारत और अमेरिका में, ये एक तरीके से जीई जो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है अमेरिका की, उसके द्वारा टर्बोफैन एक इंजन है। ये इसका नाम टर्बोफैन भी है, और ये 8 देशों में F414 संचालित जेट परिचालन में है, और अब ये नवा देश जो है कि हमारा इंडिया हो जाएगा। वहीं MQ-9B ड्रोन, इसके 2 संस्करण आते हैं, एक तो आता है स्काई गार्जियन और एक आता है सी गार्जियन। तो इससे भी रिलेटेड हमें क्या मिलेगा, सारे के सारे टेक्नोलॉजी मिल पाएगी, और हम इसमें मौसम में उपग्रह के माध्यम से 40 घंटे तक क्षितिज पर उड़ान भर सकते हैं। तो ये ड्रोन भी टेक्नोलॉजी हमें मिल पाएगी। वहीं इंडस की बात करेंगे, इंडिया और यूएस के बीच में जो डिफेंस रिलेशन है, तो अमेरिकी रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडस एक्स की शुरुआत की है, यानी अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री ने और साथ ही साथ भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। इसका उद्देश्य क्या है, सरकारों, व्यवसायों, शैक्षणिक संस्थानों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करना है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट जो है कि थीम थी यहाँ पर। अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर, और वो हमारा टॉपिक होगा कि भारत अमेरिका के बीच में अंतरिक्ष का संबंध कैसा है, स्पेस का रिलेशन कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग अपने अंतरिक्ष संबंध को। तो अंतरिक्ष संबंध में क्या देखेंगे, हम दोनों ही देशों की स्पेस एजेंसी को देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा नासा और यहाँ पे इसरो, इनके भारतीय अंतरिक्ष जो है कि नासा इसरो के भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को एडवांस प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिसका लक्ष्य है कि 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास करना है। यानी इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है उसके लिए एक संयुक्त प्रयास कर रहा है कि नासा इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों को एडवांस ट्रेनिंग देगा। इसका फायदा क्या होगा अभी हम आगे बताएंगे आपको गगनयान में। जैसे अगर हम देखेंगे कि भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर 27वें सदस्य के रूप में हस्ताक्षर कर दिया है। और आर्टेमिस एकॉर्ड्स क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे इसको, जिसका उद्देश्य होता है असैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग से संबंधित बातें यहाँ पे की जाती हैं। असैन्य अंतरिक्ष का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे कोई सैनिक जो है कि गतिविधि नहीं करेंगे, केवल और केवल संचार का प्रयोग करेंगे, यहाँ से मौसमी जानकारी ले सकेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा को डेवलप कर सकेंगे। हर एक वो चीज़ जो सैनिक संबंधित जो सिद्धांत होते हैं या गतिविधियाँ होती हैं उनसे अलग हटके, जो मानव के हित में हो, जो देश के हित में हो, जो दुनिया के स्तर पे हो, जो विश्व के हित में हो, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर रहे हैं। तो आर्टेमिस एकॉर्ड्स में हाल ही में भारत शामिल हुआ है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अभी हाल ही में जून 2023 में आर्टेमिस एकॉर्ड्स में कौन सा देश नया शामिल हुआ है, तो आपको भारत बताना होगा। और भारत के लिए महत्व क्या है स्पेस रिलेशन का, तो पहली चीज़ हमारा जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए वो ये है कि गगनयान मिशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है नासा के द्वारा, तो इससे भारत को अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन ये पहला है भारत का, जिसमें गगनयान में कुछ 3 से 4 जो कि मानव जाएंगे और जो अंतरिक्ष में कुछ समय तक व्यतीत करेंगे अपना। लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग भी तो चाहिए, उन्हें कैसे रखना है, कैसे नहीं रहना है, क्या करना है क्या नहीं, इसकी पूरी ट्रेनिंग हमें नासा देगा। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा गगनयान का मिशन कंप्लीट होगा और गगनयान भारत का पहला मानव
अंतरिक्ष मिशन होगा। साथ ही साथ ISS में प्रवेश करेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम प्रवेश कर पाएंगे। और गेटवे में प्रवेश, गेटवे क्या करता है, आर्टेमिस अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नासा के नेतृत्व वाली एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र कक्षीय स्टेशन है। यानी नासा के द्वारा आगे चल के जो है कि चंद्र कक्षीय स्टेशन डेवलप किया जाएगा, तो उसमें भारत का भी सहयोग देखने को मिलेगा। और इसरो की क्षमताओं में वृद्धि होगी, क्योंकि अंतरिक्ष क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं में तेजी आ जाएगी भारत के, जिससे लागत भी हमारी कम हो जाएगी। क्योंकि लगातार इसरो के द्वारा चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3, मंगलयान और फिर गगनयान, नाविक, बहुत सारे ऐसे जो अभी क्या कहेंगे उसे मिशन चल रहे हैं, ऑन द वे चल रहे हैं, जो कि जल्दी से जल्दी हम इसे लॉन्च कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योग रहेगा। लेकिन अब वही बात फिर आएगी कि भाई दोनों में कुछ चुनौतियां भी तो हैं। जैसे असमान रुचियों की बात करें, नासा की महत्वाकांक्षा पृथ्वी की कक्षा से परे है। मतलब नासा क्या करता है कि ऑर्बिट, जो पृथ्वी की ऑर्बिट होती है उससे हट के दूसरे ग्रहों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। जबकि भारत की बात करेंगे, इसरो की अभी महत्वाकांक्षा मुख्य रूप से पृथ्वी की कक्षा के भीतर है। यानी अभी वो पृथ्वी की ही पूरी जानकारी ले ले, क्योंकि अमेरिका इन सब चीज़ों को कर चुका है कंप्लीट। तो भाई वो तो आगे बढ़ेगा अपने नए मिशन के साथ। लेकिन हम तो अभी भारत के स्तर पे क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की कक्षा की ही जानकारी ले रहे हैं। तो दोनों की जब रुचियां अलग हैं तो सहयोग भी दिक्कत करेगा होने में। वहीं क्षमताओं में विषमता देखेंगे तो भाई देखोगे कि अमेरिका लगभग हर साल 30 से 40 जो है कि उपग्रह छोड़ लेता है, लेकिन भारत ने अभी तक कभी भी एक वर्ष में 2 अंकों के उपग्रहों को लॉन्च नहीं किया। 2 अंकों का मतलब कभी नहीं कह सकते कि आपने भारत ने एक वर्ष में 10, 12, 14, 50, 20, 21 ऐसे उपग्रह लॉन्च किए। हमेशा सुनोगे एक साल में 2 लॉन्च किए, 3 लॉन्च किए, 5 लॉन्च किए, 8 लॉन्च किए। तो यानी क्षमताओं का दिक्कत हो रही है। रूसी सहयोग की बात करें तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो को उसके पहले मिशन आर्यभट्ट से लेकर हालिया में गगन मिशन तक चलने में सहायता प्रदान की है। और ऐसे में अमेरिका नाराज होता रहता है। वहीं वित्तीय बाधाएं भी देखने को मिलती है, क्योंकि इसरो के पास जो बजट होता है वो बहुत ही सीमित बजट होता है। उसी सीमित बजट में हमें सारा काम करना पड़ता है। तो आगे की राह देखने से पहले हम जरा समझते हैं आर्टेमिस समझौता क्या होता है। इसको जरा मैं जूम कर लेता हूं आपके लिए, और अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आर्टेमिस समझौता जो होता है वो 2020 में नासा ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय की मदद से आर्टेमिस अकॉर्ड्स की शुरुआत की। यानी नासा ने क्या किया, अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय है उसके सहयोग से 2020 में इसकी शुरुआत की। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यह बाह्य अंतरिक्ष जैसे चंद्रमा, मंगल ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह के असैन्य अन्वेषण और उपयोग को संचालित करने के लिए एक सामान्य सिद्धांत निर्धारित करता है। और यहीं पे आप देखोगे कि भारत की जो रुचि होती है वो पृथ्वी के ऑर्बिट में है, जबकि यूएसए की जो रुचि वो पृथ्वी से अलग, पृथ्वी की ऑर्बिट से दूसरे ग्रहों की ओर है। वहीं इसके लिए क्या क्या समझौते किए गए, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीतियों और उनकी गतिविधियों से उत्पन्न वैज्ञानिक जानकारियों को साझा किया जाएगा, जो भी इसमें हस्ताक्षर करता है। तो भारत जो है कि 27वें देश के रूप में अब इसमें शामिल हो गया है। तो भारत को क्या क्या जानकारी मिलेगी, जितनी भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी संबंधी जो भी वैज्ञानिक जानकारी होंगी वो मिलेंगी। बाह्य अंतरिक्ष संधि आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में हुई थी, उसके अनुरूप सरकारी एजेंसियों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कार्यान्वित करना और कक्षीय मलबे को भी कम करना। जैसे ऑर्बिट में हम लगातार उपग्रहों को छोड़ते हैं, तो क्यों ना एक ही देश के उपग्रह के द्वारा हमें कई सारे देशों को जानकारी देने में आसानी रहे। तो हम क्यों अलग अलग जो है कि अपने अपने रॉकेट छोड़ें, पैसा भी बचेगा प्लस जो है कि कक्षीय मलबे भी कम होंगे। अब जैसे आर्टेमिस अकॉर्ड्स में 27 देश हैं टोटल, जिसमें 27वां देश आपका इंडिया शामिल है। तो इसमें एशिया से भी कई सारे देश आते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, और वहीं आप नीचे देखेंगे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से भी देश आते हैं। अफ्रीका से स्पेशली नाइजीरिया और रवांडा आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 2 देश इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ इसमें 27 देश कौन कौन से हैं। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे आगे की राह पे। तो आगे की राह पे अगर हम फोकस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं आगे की राह में, जैसे दीर्घकालिक सहयोग को प्रेरित करना, जिसका उपयोग हम स्वदेशी मिशनों में भी कर सकें। वहीं निजी भागीदारी को प्रेरित करते रहना, यानी इसरो को अपनी अनुसंधान और प्रक्षेपण गतिविधियों में अधिक निजी कंपनियों को शामिल करते रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के द्वारा भी निजी कंपनियों के सहयोग से ही क्या किया जा रहा है, अधिक से अधिक जो है कि स्पेस मिशन को सफल किया जा रहा है। आप स्पेस एक्स देखिए ना, जो एलन मस्क की कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन अमेरिका के स्पेस मिशन में बहुत योगदान दे रहे हैं वो। और इसी तरीके से आगे हम देखेंगे कि अंतरिक्ष को ग्लोबल कॉमन के रूप में विकसित करने हेतु आह्वान किया जाए। मतलब
अंतरिक्ष जो है वो किसी एक व्यक्ति या एक देश की बपौती नहीं होगी, बल्कि ग्लोबल कॉमन, यानी वो सभी के लिए जो है कि अंतरिक्ष की स्पेस की सारी जानकारी सभी के लिए होगी। इसीलिए भारत को बाह्य अंतरिक्ष संधि के मूल्यों का पालन करना चाहिए जो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में डेवलप की गई थी। तो ये तो हो गया आपका स्पेस से रिलेटेड। और अब हम अमेरिका के साथ डिजिटल व्यापार रिलेशन को भी डील करेंगे, तब जाके आपका भारत और अमेरिका के बीच में जो राजकीय संबंध की यात्रा थी उसके बारे में पूरा एक टॉपिक डिटेल से कवर हो पाएगा। तो जैसे आगे देखते हैं हम इसी में कि अमेरिका कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसको CCIA ने भारत के साथ डिजिटल व्यापार संबंधी बाधाओं को रेखांकित किया है और इसने भारत के संरक्षणवादी दृष्टिकोण पर भी आपत्ति प्रकट की है। यानी कि वहाँ पे जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है अमेरिका की, उसने भारत के साथ डिजिटल व्यापार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इंडिकेट किया है और ये कहा है कि भारत इस मामले में संरक्षणवादी नीति अपनाता है, यानी कि हम अपने आप ही जो है कि अपने डिजिटल व्यापार को प्रमोट कर रहे हैं, हम दूसरे देशों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो आइए जरा हम देख लेते हैं क्या ये बात सही है कि गलत है। तो देखते हैं कि भारत अमेरिका का डिजिटल व्यापार वर्तमान में क्या है। तो अगर आप देखेंगे 2022-23 में भारत अमेरिका के बीच लगभग 128.55 बिलियन डॉलर का व्यापार रहा है और द्विपक्षीय व्यापार में डिजिटल या प्रौद्योगिक सेवकाओं की भूमिका नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, भारत और अमेरिका के बीच में टोटल जितना भी व्यापार हुआ, आयात निर्यात हुआ 128.55 बिलियन डॉलर का रहा, जिसमें डिजिटल या प्रौद्योगिकी सेवाओं की प्रमुख भूमिका नहीं रही। केवल बस एक एटलीस्ट वाली स्थिति थी कि कम से कम कुछ ना कुछ भूमिका थी, लेकिन मेजर रोल प्ले नहीं कर रहे थे ये लोग। वहीं 2020 में आप देखेंगे भारत के साथ हुए डिजिटल सेवाओं के व्यापार में 27 बिलियन डॉलर का घाटा भी रहा अमेरिका को। इसीलिए अमेरिका की जो कम्युनिकेशन है इंडस्ट्रीज है वो सही क्लेम कर रही है। तो अब हम इसी सेक्टर में तकनीकी साझेदारी में सुधार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ICET की घोषणा की गई, जिसके माध्यम से हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन आदि को जो है कि हम सहयोग कर सकेंगे। वहीं सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार भागीदारी के लिए एक समझौता भी किया गया। अभी हमने ऊपर की क्लास में मतलब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा इस चीज़ को। वहीं ओपन रैन एक्सेस नेटवर्क 5G 6G प्रौद्योगिकियों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है। भारत अमेरिका संयुक्त क्वांटम समन्वय तंत्र की शुरुआत की जा रही है और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी अक्षय निधि की भी स्थापना की गई, जिसके साथ AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी के संयुक्त विकास और व्यवसायीकरण के लिए $2 मिलियन आवंटित किए जाएंगे। $2 मिलियन भी आवंटित किए जाएंगे। तो ये एक अक्षय नीति भी डेवलप की जा रही है, अक्षय निधि। तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ सुधार भी कर रहे हैं, लेकिन वही बात फिर कि कुछ चिंताएं भी तो हैं हमारी, जैसे संरक्षणवादी भारतीय नीति। अमेरिकी तकनीकी कंपनियों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है कि भारत जो है कि संरक्षणवादी नीति अपनाता है इस मामले में, तो ये भी एक दिक्कत हो रही है। वहीं भारतीय कंपनियों को तरजीह देना, जो अमेरिका की तकनीकी कंपनियां वो भारत पर यह आरोप लगाती हैं कि वह स्थानीय कंपनियों को ज़्यादा तरजीह देती है जो भारत में कार्य कर रही विदेशी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मतलब किसी दूसरे देश की अगर कोई कंपनी काम कर रही है भारत में तो उस पर बहुत आपत्ति रहती है, जबकि स्थानीय कंपनियों को वरीयता दे रहे हैं। ये बात सही है, इसी को हम लोग संरक्षणवादी नीति भी कहते हैं। और अत्यधिक सरकारी नीति, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण का मतलब हो गया कि राजनीतिक समूह या भारत सरकार के द्वारा इस पर सेंसरशिप और नियंत्रण लगातार जो है कि बढ़ाया जा रहा है। और जब भी आप किसी दूसरे देश के साथ अगर आप कोई डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस देश को जब आप थोड़ा बहुत खुलापन नहीं दोगे, यानी ओपननेस नहीं दोगे, तो उसको प्रॉब्लम होगी। वहीं इक्वलाइजेशन लेवी के कारण जटिल कर संरचना हो गई, क्योंकि किसी भी जो NRI के द्वारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा निवासी भारतीयों को प्रदान की जाने वाली सेवा से प्राप्त सकल राजस्व पर वर्तमान में 2% का इक्वलाइजेशन लेवी लगाया जाता है। इससे दोहरे कराधान की प्रॉब्लम हो रही है और कर व्यवस्था जटिल हो रही है, जबकि 2016 में यह 6% था। तो लगातार इससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब यहाँ पर कुछ नीतिगत चिंताएं जो आपको पढ़ लेना है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 है, और फिर वहीं पे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक मसौदा 2022, भारतीय दूरसंचार विधेयक मसौदा 2022, डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णय। तो इसको एक बार आप पढ़ सकते हो, वैसे तो कुछ खास था नहीं। अब आगे हम देखते हैं आगे की राह क्या हो सकती है। तो भाई सीमा पार सुरक्षित डेटा स्थानांतरण सुनिश्चित करना, यानी भारत का जो डेटा है उसका ट्रांसफर अगर हो रहा है व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो कम से कम सुरक्षित रहना चाहिए। वहीं स्टार्टअप्स और नवाचार का समर्थन करना चाहिए।
क्योंकि भारत में अभी तक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गज कंपनी नहीं बन पाई है। भारत की जो स्वदेशी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इनके लेवल की पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं हमें स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रमोट करना चाहिए। साइबर सुरक्षा के उपायों को मजबूत भी करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल व्यापार में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे को भी रखना होगा। तभी हम डिजिटल व्यापार को हम बढ़ावा दे सकेंगे। डिजिटल मानकों पर सहयोग भी करना पड़ेगा। डिजिटल मानकों का विकास करने और उनका पालन करने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग करना चाहिए। इससे सीमा पार डिजिटल व्यापार को आसान बनाया जा सकता है और जो लाल फीताशाही यानी ब्यूरोक्रेसी है, साथ ही साथ अत्यधिक सेंसरशिप को समाप्त करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में जो डिजिटल व्यापार से रिलेटेड जो फैक्ट थे वो चीज़ें हमने देखी। और अब हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट पड़ोसी के साथ हमारा संबंध, भारत और नेपाल के साथ संबंध। मतलब भारत और नेपाल के आपस में क्या संबंध है। तो अभी हाल ही में जून में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर थे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जून में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि अगर एग्जाम में आता है तो आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए सब चीज़ों के। अब जरा हम बात करेंगे कि जो जो पहल हुई और जो जो समझौते हुए उसमें क्या क्या थे। सबसे पहली चीज़ कि जटिल सीमा विवाद को सुलझाने का संकल्प लिया गया। वहीं भारत में रुपईडीहा और नेपाल में नेपालगंज को 2 एकीकृत चेकपोस्ट के निर्माण पर समझौता किया गया। और जैसे भारत नेपाल सीमा पर दोधारा चंदानी चेकपोस्ट और फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना का भी विकास किया गया। और ये दोनों ही आपके यूपीएससी या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 में पूछा जा सकता है कि फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना किस देश के साथ है, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, चाइना के साथ या बांग्लादेश के साथ। ऐसे प्रश्न को पूछा जा सकता है आपसे। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। इसी तरीके से भारत में सिलीगुड़ी और नेपाल में झापा के बीच दूसरी सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन को बिछाना। यानी पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन कौन सी थी सीमा पार, वो आप बताएंगे कमेंट करके। हिंट देता हूं मैं आपको कि वो बांग्लादेश के साथ थी, लेकिन ये दूसरी हो जाएगी, तो इस पे फोकस किया गया। वहीं मोतिहारी जो कि बिहार का क्षेत्र है और अमलेखगंज पाइपलाइन का चितवन तक विस्तार किया जाएगा, ये नेपाल की है। विद्युत क्षेत्र में देखेंगे तो 40 मेगावाट विद्युत क्षेत्र का भारत के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक पारेषण किया जा रहा है। यानी पहली त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार होगा जिसमें पहली बार नेपाल, बांग्लादेश और भारत तीनों ही शामिल हो रहे हैं। पारगमन संधि की बात करेंगे तो नेपाल को भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों तक पहुंच प्राप्त होनी चाहिए। वहीं क्योंकि नेपाल का एक बफर स्टेट है जो चाइना और भारत के बीच में एक छोटा सा देश है, लैंड लॉक कंट्रीज है, जो कि समुद्र या जलमार्ग तक अपने संचार को डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो भारत की जो अंतर्देशीय जलमार्ग है, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया या हिंद महासागर हो गया, तो यहाँ तक नेपाल की पहुँच स्थापित होनी चाहिए कि ताकि अगर वो किसी दूसरे देश से व्यापार करना चाह रहा हो तो जलीय व्यापार आसानी से हो सके। वहीं कनेक्टिविटी और जल विद्युत सहयोग, जल विद्युत में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए समझौता हुआ। कनेक्टिविटी में भारत के द्वारा नेपाल को लगभग $680 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया। अब ये क्या होगा, अभी 69वीं बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा दोस्तों, क्योंकि बिहार से बॉर्डर शेयर करता है नेपाल। पूछ लेगा कि भारत ने अभी हाल ही में लाइन ऑफ क्रेडिट $680 मिलियन का योगदान किसे दिया। और साथ ही साथ में भेरी गलियारा, निजगढ़ इनारुआ गलियारा और गंडक नेपालगंज गलियारा भी इन सभी चीज़ों में शामिल है। वहीं भारत महाकाली नदी पर 2 अतिरिक्त पुलों का निर्माण करेगा और वित्त पोषण भी करेगा उनका। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जयनगर कुर्था यात्री जो रेल लिंक परियोजना है इस पर डेवलप करेगा। अब बात करेंगे कि कुछ नए सेक्टर और हैं जहां पे हम सहयोग कर सकते हैं। कहां सहयोग कर सकते हैं, अगर हम देखें अपनी बात को कि कहां पे हम सहयोग कर सकते हैं, तो जरा हम देख लेते हैं इसमें सहयोग के स्तर पे। तो आइए, पहला हमारा जो सहयोग दिख रहा है वो दिख रहा है हमें आर्थिक सहयोग। यानी भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ध्यान देना कि नेपाल जो सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार के रूप में किस देश को बताता है कि भारत से ही सबसे अधिक हमारा व्यापार होता है। और नेपाल में जो एफडीआई जाती है वो सबसे अधिक भारत से जाती है एफडीआई। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट जो संकेत है कि भारत और नेपाल के संबंधों को अच्छा किया जा सकता है। वहीं कनेक्टिविटी और विकास साझेदारी में देखेंगे तो सड़कों का सुधार भारत कर रहा है, सीमा पार रेल संपर्क को डेवलप कर रहा है, समग्र आर्थिक सहायता में वृद्धि की जा रही है। वहीं बहुपक्षीय सहयोग में देखेंगे तो BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, यानी इस समूह में भी नेपाल को शामिल किया गया है। बिम्स्टेक में भी नेपाल देखने को मिलता है जहां, और साथ ही साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन,
सार्क, इन सभी समूहों के माध्यम से भारत और नेपाल के मध्य संबंधों को अच्छा किया जा सकता है। और डिफेंस सेक्टर में देखेंगे तो गोरखा रेजिमेंट में नेपाली सैनिकों की भर्ती किया जाता है, सूर्य किरण और आपदा सहायता आयोजित की जाती है लगातार। और वहीं ऊर्जा सहयोग में अगर हम देखेंगे तो भारत और नेपाल के बीच 1971 में विद्युत विनिमय समझौता हुआ, जिसके तहत दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन 2019 में उद्घाटित किया गया था, जो कि भारत के मोतिहारी जिले से लेकर नेपाल के आमलेखगंज से जोड़ती है। और यही प्रश्न आपके प्रीलिम्स 2020 में बीपीएससी में पूछ लिया गया था। तो ये है देखिए करंट की उपयोगिता, और यहीं से ये प्रश्न दोबारा भी पूछा जा सकता है। और आगे अगर हम देखें जल विद्युत के स्तर पर सहयोग क्या क्या हो सकता है, तो भाई पश्चिम सेती एवं सेती नदी परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है 1200 मेगावाट योजना के साथ, और इसी पर कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध हाई डैम परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भी सहमति दी गई है। वहीं पश्चिमी जो सेती नदी होती है वो मुख्य रूप से कर्णाली नदी की एक सहायक नदी है। संस्कृति के स्तर पर देखेंगे तो काठमांडू में स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की जा रही है, और इसी तरीके से नेपाल के लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया गया। लेकिन ये तो थे सहयोग के क्षेत्र, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत नेपाल के संबंध बहुत अच्छे हैं। इनके बीच में कुछ प्रमुख मुद्दे भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे पहला चैलेंज है सीमा विवाद लेके। अभी हाल ही में 2020 में जब नेपाल ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया तो उसमें क्या किया कि 3 भारतीय क्षेत्रों को भी अपने अंतर्गत दिखा दिया। जैसे एक तो था आपका लिम्पियाधुरा, यहाँ पे लिखा है लिम्पियाधुरा, दूसरा काला पानी और तीसरा लिपू लेक है। अब इन तीनों को ही क्या किया इन्होंने अपने नेपाल वाले बॉर्डर में दिखा दिया कि भाई ये जो है कि नेपाल का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके से तनाव उत्पन्न हो गया। भाई सीमा तो आप क्लियर रखो ना, आपने 2020 का मैप बनाया और उसमें कह दिया कि ये तीनों चीज़ हमारी हो गई, ऐसे कैसे हो जाएगा। वहीं चाइना का प्रभाव भी रहता है, चाइना कार्ड प्ले करते हैं। नेपाल कई बार भारत को धमकी दे चुका है कि अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो मैं चाइना के पाले में चला जाऊंगा। जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भारत के विरोध में जाके नेपाल उसका समर्थन कर रहा है। वहीं विश्वास में कमी की बात करें तो विश्वास में भी कमी होती, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाएं धीरे धीरे प्रगति पे चलती हैं, जिसकी वजह से नेपाल को ऐसा लगता है कि भारत हमारी परियोजनाओं में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, हमारी समस्याओं को समझ नहीं रहा है, हमारी जो साझेदारी है उसको बहुत स्लो मोशन में लेके चल रहा है। तो ये भी एक समस्या है। वहीं सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी हैं। सुरक्षा संबंधी मुद्दों में क्या है, आतंकवादी गतिविधियों और जाली भारतीय मुद्रा प्रवाह को रोकना, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने एक वेब सीरीज देखी होगी शाहिद कपूर जी की, फर्जी वेब सीरीज थी, जिसमें सोचिए 500 और 2000 के नोट नेपाल में छापे जा रहे हैं। वहाँ से जो है कि क्या हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, नकली नोटों को भारतीय बाजार में चलाया जा रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, आप ये देख सकते हैं। वहीं गोरखा संबंधी मुद्दे भी होते हैं, क्योंकि अभी जो अग्निपथ की योजना लाई गई है इस पे नेपाल ने जो है कि अपनी आपत्ति प्रकट की है, और यह कहा है कि 1947 में भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुए त्रिपक्षीय संबंधों का उल्लंघन करती है ये, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट वगैरह उसमें भर्ती किए जाते थे, ये वाली चीज़ थी। वहीं कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दा है, और शांति और मैत्री संधि जो 1950 है इसको दोबारा संशोधित करने की मांग नेपाल लगातार कर रहा है, लेकिन भारत का उदासीन दृष्टिकोण है कि भारत उस पर कुछ एक्शन ही नहीं लेता है। तो ये वाली बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन अब हम आगे देखते हैं इसके संबंध को मजबूत करने के लिए कि डिजिटल कनेक्टिविटी पहलों पर हमें जोर देना चाहिए। सीमा विवाद जैसे विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय एक तंत्र बैठाओ ताकि द्विपक्षीय मुद्दे खत्म हो जाए। BBIN यानी भारत, भूटान और मतलब बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बिम्स्टेक, सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और साझा हितों की पूर्ति करनी चाहिए भारत नेपाल को। वहीं भारत द्वारा सतत भागीदारी और सीमित हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, और हवाई संपर्क में भी वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि भारत और नेपाल के मध्य बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं जाती हैं। लेकिन अब प्रयास करना चाहिए कि भारत को अधिक से अधिक फ्लाइट्स का जो है कि वहाँ पे संचालन करना चाहिए, और साथ ही साथ जो मैत्री संधि है उस पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अब इसी के बाद अगर आप देखोगे तो सांस्कृतिक जो समृद्ध विरासत है इस पर अगर हम बात करें, साझा सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्म महोत्सव, वेलनेस रिट्रीट का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि जनमत को प्रभावित किया जा सके और भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जा सके। इससे माता जानकी यानी कि सीता और हमारे यहाँ श्री राम जी का जो विवाह हुआ वो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है दोस्तों, पूरी दुनिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है।
क्योंकि माता जानकी अर्थात सीता माता वो नेपाल की रहने वाली थी और हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या के रहने वाले थे। तो सोचिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हमारे यहाँ संपन्न हुआ पूरी दुनिया में, तो हम नेपाल के साथ बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। यानी नेपाल से ही हमारी जो है कि प्रभु श्री राम की पत्नी सीता माता आती हैं, तो इनके साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराना है। नेपाल में आज भी काठमांडू में अगर आप जाएंगे तो पशुपति शिव, जो पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो शिव को समर्पित है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक मंच हैं जहाँ पर भारत और पाकिस्तान नेपाल के बीच में संबंधों को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये तो थे दोस्तों आज के टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो बचा हुआ था इसको हम देख लेते हैं कि भारत और नेपाल आपस में कैसे संबंध रखते हैं। तो खुली सीमा और लोगों के मध्य नातेदारी संस्कृति के घनिष्ठ संबंध होते हैं। आप जब भी नेपाल से जो सीमा साझा करने वाले राज्य होंगे, आप वहाँ पे अगर कभी गए होंगे घूमने, तो आप देखेंगे वहाँ से नेपाल के लिए आप इजीली जा सकते हो। पैदल चले जाओ, बस से चले जाओ, गाड़ी से चले जाओ, एक चेक पोस्ट आता है, वहाँ पे आपको बस अपना चेक इन कराना है कि भाई मैं भारत का नागरिक हूँ या नेपाल का नागरिक हूँ और मैं इस लेवल का आदमी हूँ, मतलब मैं कोई टेररिस्ट वगैरह नहीं हूँ, बस जाऊँगा घूम फिर के चले आऊँगा। तो कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं तो कई बार नेपाल गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। और 5 राज्यों के साथ लगभग 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है नेपाल, जिसमें सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है, पश्चिम बंगाल से शेयर करता है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने घटना चक्र की इंडियन ज्योग्राफी में आप लोगों को प्रोवाइड की है, तो आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और वहीं वर्ष 1950 में भारत नेपाल शांति मैत्री संधि की गई थी। हालांकि इस संधि को अब दोबारा जो है कि संशोधित करने के लिए नेपाल लगातार डिमांड कर रहा है, लेकिन भारत के द्वारा कोई जो है कि उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि नेपाल का महत्व क्या है हमारे लिए, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे नेपाल की सामरिक स्थिति, क्योंकि ये प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है भारत और चीन के बीच में। हिमालय के जो गोद में बसा हुआ देश है, हिमालय की गोद में, जो एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चाइना के बीच में बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। वहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए आतंकवाद और माओवाद पे अंकुश लगाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत से सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं की सुरक्षा करता है, जैसे सीमा पार रेलवे, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना और महाकाली नदी पर पुल। और बाढ़ और जल प्रबंधन और जल विद्युत का विकास भी लगातार यहाँ पे होता है इसके सहयोग से, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ, तिस्ता, कोसी और आप देखेंगे और भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो नेपाल से होकर ही भारत में प्रवेश करती हैं। तो हम इन नदियों के माध्यम से क्या करते हैं, जल विद्युत का उत्पादन कर पाते हैं। तो बहुत सारे सहयोग के क्षेत्र हैं और इसीलिए नेपाल का हमारे लिए महत्व भी बहुत अधिक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसे हिंदी मीडियम में विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं मिली होगी। और अगर ये बात सच है तो प्लीज़ मेरे दोस्तों अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर इसी तरीके के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।